नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदे विधेयक की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि इसे विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। यह कानून जनजातीय समुदायों को छोड़कर मध्य प्रदेश के सभी वर्गों पर एक समान रूप से लागू होगा। समान नागरिक संहिता को लेकर मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से मांग उठाई जा रही थी और आखिरकार सरकार ने यूसीसी के मसौदे को कैबिनेट मंजूरी दे दी है। समान नागरिक संहिता के तहत पुरुषों की शादी की उम्र 21 साल, महिलाओं की 18 साल तय की गई है। इसके साथ ही विवाह पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया था। बाकी सभी को यूसीसी के दायरे में शामिल किया गया। यूसीसी पर बनाई गई समिति को विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव इन रिलेशनशिप जैसे संबंधों पर व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों से जुड़े मसौदे, कानून और व्यवस्थाओं का अध्ययन करके समान नागरिक संहिता कानून का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यूसीसी पर बनी समिति ने मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मसौदा तैयार किया, जिसमें लैंगिक समानता सुनिश्चित करने, विभिन्न धार्मिक पारंपरिक रीति रिवाजों को प्रभावित न करने और प्रचलित परंपराओं का सम्मान करने के साथ साथ संविधान और लोक नीतियों के तहत प्रावधान शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी से संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और विधि के शासन के सिद्धांतों को मजबूती मिलेगी। समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना और उन्हें समान अधिकार दिलाना है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सिविल मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। इसके समर्थक इसे समानता और लैंगिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि आलोचक धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के बाद बड़े फैसले की तरफ कदम बढ़ाया है। अब सवाल यह है कि ये यूसीसी काम कैसे करेगा। सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यहाँ तक कि कार्यक्रमों के अंदर होने वाली सभाओं में भी इस विषय को नीचे तक उतारने का सभी मंत्रियों के साथ, मेरे स्वयं सहित सभी संगठनों के साथ हमने ये बातें नीचे पहुँचाई। जैसा मैंने बताया कि लगभग 10 लाख प्रतिक्रिया हमको इसके माध्यम से प्राप्त हुई और जब ये धीरे धीरे करके चारों तरफ से हमारी बातों का समापन की तरफ हम आए तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है। 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है, जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है। जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी विकास भी और विरासत भी, इसको लेकर आगे चलते हैं और मध्य प्रदेश ने भी तमाम अपनी कैबिनेट के माध्यम से और किए गए कार्यों के माध्यम से विकास और विरासत दोनों के बीच में समन्वय बनाकर काम किया। आज की कैबिनेट जो जगदीशपुर में हुई है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जगदीशपुर हमारी एक भव्य विरासत है।
और हम कह सकते हैं कि यहाँ से न्याय का किसी जमाने में और समता का जो संदेश जाता था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। आज यहाँ पर यूसीसी लागू होना है, समान नागरिक संहिता लागू होना देश में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए कई राज्यों ने पहले ही ये निर्णय कर लिया है और अब मध्य प्रदेश उस दिशा में आज इस निर्णय के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सभी के लिए समान अवसर, सभी के लिए समान कानून और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, ये मुख्य रूप से यूसीसी की विशेषता है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे कि ये कैबिनेट में इस निर्णय को उन्होंने पारित किया। समान नागरिक संहिता का कानून मध्य प्रदेश में भी लागू हो गया। अब ये कैसे काम करेगा इस बात को हम आपको बताते हैं। पूरे देश में यूसीसी लागू होता है तो सबके लिए नियम समान होंगे। अलग अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों यानी पर्सनल लॉ जितने भी हैं वो खत्म हो जाएंगे। पर्सनल लॉ की जगह एक समान नागरिक कानून लागू होगा। विवाह पर अलग अलग धर्मों के कानून के बजाय एक समान कानून लागू होगा। तलाक पर धर्म के अनुसार अलग प्रक्रिया के बजाय एक ही प्रक्रिया मानी जाएगी। भरण पोषण के लिए अलग अलग प्रावधान खत्म होकर एक कानून होगा। गोद लेने को लेकर अलग अलग नियम के बजाय सभी के लिए समान नियम होंगे। उत्तराधिकार मामले में धर्म आधारित संपत्ति बंटवारे के बजाय कानूनी प्रक्रिया होगी। तो समान नागरिक संहिता यानी एक देश में एक ही तरीके का कानून लागू है। अभी कौन कौन से पर्सनल लॉ लागू हैं यह भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग समुदायों पर अपने अपने उन्होंने पर्सनल लॉ बना रखे हैं। व्यक्तिगत कानून, हिंदू कानून हिंदुओं के लिए, सिख, जैन और बौद्धों पर लागू है। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिमों पर लागू होता है। ईसाई विवाह और तलाक कानून क्रिश्चियंस पर लागू होता है। ये इनका अपना जो सिस्टम है। पारसी पर्सनल लॉ पारसी लोगों पर लागू होता है। यूसीसी लागू होने पर पर्सनल लॉ सभी तरह के समाप्त हो जाएंगे। अलग अलग समुदायों पर अलग अलग लोगों पर एक ही कानून अप्लाई होगा, जो होगा समान नागरिक संहिता का कानून, यानी पूरे देश में एक ही नियम से सभी लोग बंधे होंगे। यूसीसी में क्या क्या शामिल हो सकता है इस बात को भी समझिए। विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित होगी। विवाह का पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। तलाक के समान नियम लागू होंगे। पति पत्नी के एक समान अधिकार होंगे। बेटा और बेटी को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। गोद लेने के लिए सभी धर्मों में समान नियम होंगे। भरण पोषण के समान प्रावधान लागू होंगे। अब सवाल ये उठता है कि यूसीसी में क्या नहीं शामिल होगा। इस बात को भी समझना है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के विवाद है। पूजा पद्धति को यूसीसी से अलग रखा गया, यानी आप जैसे भी पूजा करते हैं वो आपका अपना अधिकार होगा। धार्मिक अनुष्ठान लोग अपने धर्म के अनुसार ही कर पाएंगे, उसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। व्रत त्योहार में भी लोग अपने धर्म का अनुसरण करेंगे। यूसीसी लागू होने से धार्मिक मान्यताएं प्रभावित नहीं होंगी।
मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे की पूजा व्यवस्था जैसी है वैसे ही बनी रहेगी। इसमें कहीं किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यूसीसी का संवैधानिक अधिकार क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। यूसीसी का संवैधानिक अधिकार समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान किया गया है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यूसीसी की व्यवस्था है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जैसा हमने आपको बताया कि यूसीसी की एक व्यवस्था है। भारत अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करेगा, यह भी उसका एक प्रावधान है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 न्यायालय में सीधे लागू कराने योग्य अधिकार नहीं है। यूसीसी को लेकर सिर्फ सरकार की तरफ से ही फैसला हो सकता है। यूसीसी को सरकार के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। यानी सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, जो सरकार वर्तमान में देश में काम कर रही है, उस सरकार के हिसाब से ही चीजों को सामने रखा जाएगा। यूसीसी के पक्ष में किस तरीके के तर्क हैं, ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसकी आलोचना करते हैं, कुछ लोग हैं जो इसके पक्ष में हैं। सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो। जो लोग इसके पक्ष में हैं वो इस बात को मानते हैं, कहते हैं महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार मिले, इस बात की चिंता वो लोग करते हैं। देश में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलना चाहिए, कम से कम ऐसी जगहों पर जहां पर किसी तरीके के विवाद ना हो। यूसीसी लागू होने से न्यायिक प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। अलग अलग पर्सनल लॉ और उनसे जुड़े विवाद ये भी खत्म होंगे। यूसीसी लागू होने से देश में राष्ट्रीय एकरूपता आएगी, यानी पूरे देश में एक जैसा ही कानून होगा, एक जैसी ही सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उसमें आपको एकरूपता मिलेगी। धार्मिक मामले अपने अपने व्यक्तिगत होते हैं, इसलिए उसमें किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब यूसीसी के विरोध में किस तरीके के तर्क हैं, यह भी समझिए। यूसीसी से लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, ऐसा जो लोग विरोध में हैं उनका कहना है। भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता पर सीधा असर पड़ता है। पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। विभिन्न समुदायों की परंपराओं के बीच संतुलन बनाना कठिन हो सकता है। व्यापक संवाद और सहमति के बाद ही यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। जो लोग इसके विरोध में हैं उनका अभी भी यह तर्क है। भारत में यूसीसी की वर्तमान स्थिति किस तरीके की है, यह भी हम आपको समझाते हैं। गोवा में लंबे समय से एक समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा में यूसीसी जैसी व्यवस्था को लेकर गोवा सिविल कोड इसका नाम रखा गया है। उत्तराखंड ने राज्य स्तर पर यूसीसी संबंधी कानून पारित किया है। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। मध्य प्रदेश राज्य ने यूसीसी के बिल को कैबिनेट से मंजूरी दी है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी को लेकर कई तरह के विवाद हैं। इन विवादों के साथ ही कई राज्य ऐसे हैं जो इस कानून को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब इस यूसीसी कानून की वजह से जो धर्मनिरपेक्षता है, इस पर भी बहस चल पड़ी। यह बहस किस तरीके की है, यह भी समझिए। यूसीसी समर्थक सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की मांग करते हैं। यूसीसी समर्थक समान नागरिक संहिता को धर्मनिरपेक्ष राज्य की पहचान बताते हैं। यूसीसी समर्थक अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून का विरोध करते हैं।
यूसीसी समर्थक मानते हैं कि पर्सनल लॉ से कानूनी असमानता पैदा हो सकती है। नागरिक की पहचान को उसके धर्म के बजाय एक समान नागरिक के रूप में देखा जाए, ऐसा यूसीसी के अंतर्गत है। यूसीसी के लैंगिक समानता और समान नागरिक अधिकारों को बढ़ावा मिल सकता है। विरोध करने वाले लोग यूसीसी को भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मानते हैं। विरोध करने वालों का तर्क है कि सभी धर्मों की विविध परंपराओं का सम्मान होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, तो उस तरीके से अपने अपने तर्कों को सामने रखते हैं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि धर्म का मामले में छेड़छाड़ नहीं है, पूजा पद्धति में कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब धर्मनिरपेक्षता है क्या, इस बात को भी समझ लीजिए। राज्य किसी एक धर्म को अपना आधिकारिक धर्म नहीं मान सकता है। सभी धर्मों के प्रति सम्मान और समान सम्मान और समान व्यवहार करना होगा। यह बात स्पष्ट होती है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का अनुपालन करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन दूसरे हस्तक्षेप नहीं होगा। सभी को धर्म प्रसार करने की स्वतंत्रता इस कानून के लागू होने के बाद भी मिलती रहेगी। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्मनिरपेक्षता का ही प्रावधान है। तो इस लिहाज से ये सारी चीजें इस कानून के तहत पहले से संविधान के अनुसार उसका अनुपालन करते हुए मान्यता दी जाती है। तो नागरिकों को जो अभी जी रहे हैं उसी तरीके से जिएंगे, उसमें किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा बदलाव होने नहीं जा रहा है। संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इस बात को भी आप समझ लीजिए कि यह कानून जो आ रहा है उसके प्रावधान अनुच्छेद 44 के तहत राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। राज्यों के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष सभी नागरिकों को एक समान माना जाएगा। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यूसीसी लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 के बीच संतुलन जरूरी है। अनुच्छेद 44 के तहत राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, जैसा हमने आपको बताया। यानी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से यूसीसी बिल लेकर के सरकार आई है, कैबिनेट ने जिसे मंजूरी दी है, अब इसके बाद आने वाले दिनों में इसके ऊपर हो सकता है कि कुछ तर्क और वितर्क हों, लेकिन उनसे आगे सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। और मध्य प्रदेश के लोग, अगर यूसीसी यहां पर विधिवत इंप्लीमेंट होता है तो उसके बाद अपने धार्मिक स्वतंत्रता को स्थायी रूप से मानते हुए, उसका अनुपालन करते हुए, बाकी सारे मामलों में एक ही कानून के हिसाब से डिसीजंस लिए जाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी वंदे राष्ट्र जारी।